आज की क्लास में हम बात करेंगे औचित्य संप्रदाय के बारे में, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य क्षेमेंद्र। ठीक है, हम लगातार इस बारे में बात करते आ रहे हैं कि काव्य की आत्मा क्या है। इसकी खोज और इसके संधान में भारतीय काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य चिंतन का सतत विकास हुआ। इसी क्रम में जो अंतिम संप्रदाय है, ठीक है, वह है औचित्य संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है और उनकी महत्वपूर्ण किताब है औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा नामक अपने ग्रंथ में उन्होंने बहुत विस्तार से कैसे औचित्य को काव्य की आत्मा बताया जाए या कैसे औचित्य काव्य की आत्मा है, इस पे बहुत गहन चिंतन, विवेचन और विश्लेषण किया है। ऐसा नहीं है कि औचित्य आचार्य क्षेमेंद्र से पहले औचित्य पे पहले बात नहीं की गई है। भरत मुनि के यहाँ भी है, दंडी के यहाँ भी है, रुद्रट, आनंदवर्धन ने औचित्य पे बात की है, औचित्य के महत्व को स्वीकारा है, उसका विश्लेषण भी किया है। लेकिन पहली बार औचित्य को काव्य की आत्मा में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? आचार्य क्षेमेंद्र को जाता है। अब हमें ये समझना है कि आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य मानते किसे हैं या औचित्य से उनका तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो अपने ग्रंथ में उन्होंने बहुत विस्तार से इस बारे में बात की है और वो कहते हैं उचितस्य चयो भावस्तदौचित्यम प्रचक्षते, अर्थात उचित का भाव ही औचित्य है। अब यह उचित का भाव क्या है? काव्य शास्त्र के संबंध में उचित का भाव या औचित्य का अर्थ संतुलन से है, व्यवस्था से है। उस संतुलन और उस व्यवस्था से है जिसमें आचार्य क्षेमेंद्र का यह मानना है कि किसी भी काव्य में जब अलंकार, गुण, रस या तमाम तरह के जो काव्य गुण हैं, उनका जब संतुलन होता है, समन्वय होता है, तो वही संतुलन और वही समन्वय रस की अनुभूति पाठक को करा पाता है। इसलिए उन्होंने कहा संपूर्ण समन्वय जो है, यानी कि जो संतुलन है काव्य गुणों का, उस संपूर्ण संतुलन को या समन्वय को आचार्य क्षेमेंद्र ने क्या कहा? औचित्य कहा। यानी कि जो काव्य गुण है, अलंकार गुण, रीति गुण, ध्वनि गुण, जो भी काव्य गुण है, आचार्य क्षेमेंद्र का यह मानना है कि इन काव्य गुणों का संतुलन जब तक नहीं होगा, इनकी व्यवस्था ठीक नहीं होगी, इनका संगठन आपस में जब तक ठीक नहीं होगा, तब तक रसानुभूति नहीं हो सकती। और इसी समन्वय को या संतुलन को आचार्य क्षेमेंद्र जो है वह काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। यानी कि औचित्य का मतलब क्या हुआ? संतुलन या समन्वय। और संतुलन या समन्वय किस में? काव्य गुणों में। अब इसे एक उदाहरण से समझें कि उनके कहने का तात्पर्य क्या है। कि कोई भी कविता जब बनती है तो उसमें ध्वनि है, अलंकार है, रस है, रीति है, ठीक है, वक्रोक्ति है, जो भी संप्रदाय है, ठीक है, और इन सब ने काव्य गुणों की बात की है। आप देखें काव्य लक्षण के बारे में आचार्य मम्मट ने भी बहुत विस्तार से इस पे बात की है काव्य गुण के संबंध में, कि जो काव्य दोष रहित हो वो सर्वाधिक सुंदर है, लेकिन दोष हो लेकिन वह कविता के अर्थ को प्रभावित न करे तो भी उसे हम क्या कर सकते हैं? काव्य मान सकते हैं। किसी ने कहा कि वक्रोक्ति महत्वपूर्ण है, किसी ने कहा अलंकार महत्वपूर्ण है, किसी ने कहा गुण महत्वपूर्ण है, किसी ने कहा ध्वनि महत्वपूर्ण है, किसी ने कहा रसानुभूति महत्वपूर्ण है। तो ये जो तमाम तरह के काव्य गुण हैं, ध्वनि, रस, अलंकार, रीति इत्यादि, इन सबके संतुलन से जो काव्य बने और पाठक के हृदय को प्रभावित करे, उसके भीतर रसानुभूति कराए, इसी संतुलन को और इसी व्यवस्था को आचार्य क्षेमेंद्र जो है वह औचित्य नाम देते हैं। और उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरे संतुलन को, उस पूरी व्यवस्था को, जिसमें सारे काव्य गुण बहुत संतुलित ढंग से आकर के और पाठक के हृदय में रसोद्रेक करते हैं, रस जगाते हैं, उसे उन्होंने क्या कहा? औचित्य कहा। आई बात समझ में? यानी कि औचित्य से संबंध समस्त काव्य गुणों के व्यवस्थित संतुलन और उनकी अच्छी व्यवस्था से उन्होंने माना और उसे काव्य की आत्मा स्वीकार किया। जाहिर सी बात है कि मनुष्य के भी जीवन में संतुलन की बहुत जरूरत है, ठीक है ना।
हमारे जीवन में भी अगर कोई व्यवस्था ना हो तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? अराजक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब सोने की जगह पे आप जागे, जागने की जगह पे आप सोए, खाने की जगह पे आप दौड़े, दौड़ने के समय आप, तो है कि नहीं है? तो कहने का मतलब यह है कि जैसे कि हमारे जीवन को भी आप देखें तो हमारे जीवन का भी एक क्रम है, एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में हम सब क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं, इसलिए जीवन सुंदर है। उस व्यवस्था को जैसे ही हम तोड़ेंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे, तमाम तरह की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, मानसिक रोग के शिकार हो सकते हैं, ठीक है ना। अब रात को सोने की जगह रात भर जागेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? अस्वस्थ ही पड़ेंगे। काम कुछ जितना करना चाहिए उसके बजाय अधिक करेंगे तो भी हानि है, तो भी नुकसान है। तो क्या है, अच्छी व्यवस्था से जैसे हमारा जीवन संतुलित होता है, या जीवन के तमाम सारे आयामों में संतुलन स्थापित करने से हमारा जीवन खूबसूरत होता है, उसी प्रकार आचार्य क्षेमेंद्र का यह कहना है कि काव्य गुणों के संतुलन से रसानुभूति होती है और इसे ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया जाना चाहिए। आई बात समझ में? और उन्होंने कहा कि औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्य जीवितम, औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्य जीवितम, अर्थात रस से सिद्ध काव्य पर जीवित प्राण तत्व ही औचित्य है। कहने का मतलब है कि रस को स्थिर जीवन शक्ति प्रदान करने वाला तत्व औचित्य है। वो कहना चाह रहे हैं, इस संबंध में आप देखें कि कहीं ना कहीं वो रस की प्रधानता पे भी बल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रसानुभूति तभी होगी जब काव्य में गुणों का उचित समन्वय होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि रस को स्थिर जीवन शक्ति प्रदान करने वाला जो कारक है वह क्या है? औचित्य है। बिना औचित्य के रस की सत्ता संभव नहीं है। उनका कहना है कि बिना औचित्य के रस की सत्ता संभव नहीं है, इसीलिए औचित्य ही काव्य की आत्मा है। स्पष्ट तौर पे वो कहना चाह रहे हैं कि रसानुभूति तभी होगी जब काव्य गुणों का आपस में क्या होगा? समन्वय स्थापित हो सकेगा। मैंने जैसा कि पहले कहा कि आचार्य क्षेमेंद्र से पहले भी औचित्य पे चर्चा हुई है, औचित्य पर, औचित्य के गुणों पर चर्चा हुई है, लेकिन व्यापक रूप से उसे काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करने का श्रेय आचार्य क्षेमेंद्र को जाता है। भरत मुनि ने भी इस पे बात की। भरत मुनि ने कहा कि जैसे नाटक के पात्र होते हैं तो उम्र के हिसाब से उनकी वेशभूषा होनी चाहिए, ठीक है ना। पात्र का अभिनय, पात्र का संयोजन, उसका संवाद, सब में क्या होना चाहिए? एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक क्रम होना चाहिए, एक संयोजन होना चाहिए। तो वह भी औचित्य की बात कर रहे हैं अपने हिसाब से। आचार्य भरत मुनि भी औचित्य की बात कर रहे हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे आचार्य थे जिन्होंने औचित्य सिद्धांत को या औचित्य संप्रदाय को एक स्वतंत्र संप्रदाय या स्वतंत्र सिद्धांत न मानकर समन्वयकारी सिद्धांत माना। क्या माना? समन्वयकारी सिद्धांत, जो समस्त काव्य गुणों में क्या करता हो? समन्वय स्थापित करता हो। और आचार्य क्षेमेंद्र को समन्वयवादी आचार्य स्वीकार किया, ठीक है। तो देखें कि भरत मुनि ने जो काव्य या नाटक तत्व के लोक सिद्ध हो जाने के औचित्य पे भी क्या किया? प्रकाश डाला कि वो लोक सिद्ध हो जाए, ठीक है ना। और आचार्य भामह जो है वह जो महाकाव्य है, आचार्य भामह महाकाव्यों के लोक स्वभाव मुक्त होने के औचित्य पे प्रकाश डालते हैं कि लोक स्वभाव से महाकाव्यों का कैसे जुड़ाव होना चाहिए और नाटक कैसे लोक सिद्ध हो जाए, यानी कि लोक के जीवन को प्रभावित कर सके, जीवन तक पहुंच सके, उसके औचित्य पर भी उन्होंने क्या किया है? प्रकाश डाला है। औचित्य का संबंध महत्व से भी है, ठीक है ना। आई बात समझ में? आप प्रश्न करते हैं ना कि आपके कहने का क्या औचित्य है या अभिप्राय क्या है, तो अभिप्राय या औचित्य से मतलब उद्देश्य भी हुआ कि क्या उद्देश्य है। तो आचार्य क्षेमेंद्र उसी उद्देश्य को क्या कह रहे हैं? समन्वय कह रहे हैं। समस्त काव्य गुणों का आपस में क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए, ठीक है। आचार्य क्षेमेंद्र से पहले भी औचित्य पर और काव्य के गुण दोष और काव्य की महिमा पे बात करते हुए औचित्य का जिक्र हुआ है, लेकिन स्वतंत्र ढंग से इसे काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय आचार्य क्षेमेंद्र को जाता है, ठीक है ना। आचार्य आनंदवर्धन ने, इस कड़ी में आचार्य आनंदवर्धन की भी स्थापना महत्वपूर्ण है। आचार्य आनंदवर्धन ने विभिन्न काव्य तत्वों को औचित्य रस के साधन के रूप में विवेचित किया। उन्होंने कहा कि जो विभिन्न साधन है, काव्य तत्व जो है, उनका रसानुकूल प्रयोग ही क्या है? औचित्य है। और उन्होंने
औचित्य का उल्लेख करते हुए आचार्य आनंदवर्धन ने औचित्य का उल्लेख करते हुए इसके 6 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार। किसने बताए? आचार्य आनंदवर्धन ने। और उसमें जो 6 प्रकार थे वह था अलंकार औचित्य, रस औचित्य, गुण औचित्य, ठीक है, प्रबंध औचित्य, संगठन औचित्य और रीति औचित्य। ये 6 प्रकार बताए और कहा कि इन सब का संतुलन काव्य में क्या होता है? आवश्यक हो सकता है। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि काव्य के निर्माण में विभिन्न अनुकूलताओं पर बल देना ही औचित्य है। ठीक है, काव्य के निर्माण में या पाठक के हृदय में रसानुभूति उत्पन्न करने की दिशा में विभिन्न अनुकूलताओं, यानी कि जो काव्य के जो विभिन्न गुण है उन व्यवस्थाओं का, उन गुणों का समन्वय ही क्या है? औचित्य है। इसका ध्यान रखने से काव्य में सरसता आती है, काव्य की अभिव्यक्ति अच्छी होती है, काव्य आकर्षक बनता है, पाठक के हृदय में रसानुभूति होती है और कविता या साहित्य लंबे समय तक पाठक के हृदय को क्या करती है? उद्वेलित करती है, उसके भीतर रसानुभूति कराती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य के सभी सिद्धांत अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर उसमें औचित्य नहीं जोड़ा जाए, ठीक है ना, या औचित्य का निर्वाह नहीं किया जाएगा तो काव्य क्या होगा? दोष युक्त हो जाएगा। यानी कि औचित्य का मतलब संतुलन से है, और अगर वह संतुलन बिगड़ जाएगा तो काव्य में क्या हो जाएगा? दोष आने की संभावना बनी रहेगी। तो औचित्य काव्य की आत्मा है या नहीं है, यह एक अलग प्रश्न है, यह विचारणीय बिंदु है, विवाद का प्रश्न है। इस पे गंभीर गवेषणा या चिंतन किया जा सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि औचित्य के बगैर काव्य दोषयुक्त हो जाएगा, अर्थात काव्य को दोष से मुक्त करने की दिशा में इस विचारधारा या इस संप्रदाय का अपना विशेष महत्व है, जो यह स्थापना प्रतिपादित करता है कि समस्त काव्य गुणों का आपस में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, समन्वय बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, और इसी समन्वय और इसी संतुलन को आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। ठीक है, बस हो गया।